सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया का कार्निवाल अब पहुंच चुका है यमुनानगर में। जी हाँ, हम इस वक्त यमुनानगर में हैं। यमुनानगर में आज सुबह से लोगों से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि उनके क्या मुद्दे हैं। जैसे जैसे हरियाणा का चुनाव परवान चढ़ रहा है, लगातार जिस तरीके से कैंपेन बढ़ती जा रही है, लोग भी अब मन जो है अपना बनाते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे किस तरफ हवा बह रही है वो दिखती नजर आ रही है। तो यमुनानगर में लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उनके सवाल हैं, इस पर बात करने के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगा और हमारे साथ यमुनानगर की ज़बरदस्त जनता जुड़ेगी। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है एनडीटीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव का समय है, शायद 5 साल में यही मौका मिलता है नेताओं से सवाल जवाब करने का। तो आपके जो भी सवाल होंगे वो सवाल कोशिश करेंगे नेताजी तक पहुंचाएं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीपक शर्मा जी हैं, आईएनएलडी और बीएसपी का जो अलायंस है उससे अश्विनी दत्ता जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से आकाश बत्रा जी हैं और परमानंद योगी साहब हैं, हल्का प्रभारी हैं, ये जेजेपी से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो जैसी हमारी कवायद है, यमुनानगर में आज हमने कोशिश की, जब हम लोग जगह जगह जाते हैं ना तो कहीं पर भी आप खड़े हों तो पुरुष थोड़े ज़्यादा हमें मिलते हैं, अपनी बात कहते हुए ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, महिलाएं थोड़ी कम मिलती हैं। तो हमने खास तौर से यमुनानगर में कोशिश की कि महिलाओं से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि इस बार जो आधी आबादी है हरियाणा की, उसका मन क्या बन रहा है। तो पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद शुरू करते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म बहस। यमुनानगर में हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार चल रहा है, सोच कम से कम कहाँ तक पहुँच रही है, क्या इश्यूज़ हैं। जब आप लोग अभी चुनाव के बारे में सोच रहे होंगे, 5 तारीख को वोटिंग है, तो क्या मंत्रणा चल रही है महिलाओं में? बड़ी सारे हमने सर्वे में भी देखा है और डोर टू डोर भी लोग कन्वेंसिंग में भी देख रहे हैं कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि वो चाहते हैं कि चेंज आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। आपको लगता है कि जो विमेन वोटर्स हैं उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सोच है, कोई स्पेसिफिक फोकस है? बिल्कुल सोच है। अब ये जो बीजेपी है ये बात तो कर रही है लेकिन उस मुद्दे तक नहीं जाती जहां गृहिणी को समस्या है या उनका निदान कर पाए समस्याओं। गैस सिलेंडर वगैरह की जो स्कीम्स हैं, गैस सिलेंडर की बहुत समस्या है। देखिए कहाँ 200 से स्टार्ट हुआ, फिर 500, फिर अब 1100। सरकार देखे कोई भी आए, हमें कोई उससे वो नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति इनको जो सख्त कानून बनाने चाहिए वो बनने चाहिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी सारी बातें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उससे ना बड़ा सारा बहुत दिक्कतें लोगों को ये भी है कि अगर एक असुरक्षा का भाव है तो लड़कियों की पढ़ाई में समस्या आती है, बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारे इश्यूज हैं। जब आप वोट डालते हो तो आप वोट मतलब ऐसा भी होता है कि फैमिली प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, या अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपने साथ इंडिपेंडेंटली वोट डालती है और वोट हम ये देख के चलते हैं पीछे उन्होंने क्या किया है और आगे वो क्या करने वाले हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं महिलाओं के? देखिए, महिलाओं की अगर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में राजनीति में बदलाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर राजनीति में बदलाव नहीं आएगा तो ना तो महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर पाएंगे, ना ही शिक्षा की, ना ही रोजगार की आप बात कर पाएंगे। तो आप क्या सोचकर ये वोट डालते हैं? मतलब पर्सनल आपका किस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है कि किसको वोट डालना है? देखिए, सोचकर तो हम लोग हर बार यही डालते हैं, हर बार सरकार का जो चुनाव हम यही सोचकर करते हैं कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखेगी राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करेगी। लेकिन जब राजनीति जैसी सरकार बनती है चुनाव के बाद बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन अपने वादों पे वो खरी नहीं उतरती। चुनाव को लेकर तो ये है बेटे कि भी ये जो महंगाई का मुद्दा है जैसे, या बच्चियों को अपने बच्चों का है मुद्दा, बेटियों का, ये सुरक्षित नहीं है आज के टाइम में। महंगाई का मुद्दा है तो उसमें अगर दोनों पार्टी कहती हैं कि हम सिलेंडर के दाम कम कर देंगे तो आपको लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा? नहीं। तो ये थोड़ी डाइवर्स वॉइसेस थी आपने सुनी कि वो महिलाएं जो हैं इस पर क्या सोच रही हैं। जैसे
महंगाई से लेकर महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, लगातार उसके ऊपर बातचीत हो रही है। और क्या ये एक डिफाइनिंग फैक्टर होता है? क्योंकि कई बार हम लोग एक विमेन वोटर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं अब स्टूडियो में बैठ के, तो एक मोनोलिथ की तरह सोच लेते हैं कि फ़लानी स्कीम हुई और इस वजह से सब लोगों ने वहाँ पर वोट दे दिया। लेकिन अलग अलग इश्यूज़ पर और अलग अलग डाइवर्स जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके शायद सोच, पॉलिटिकल सोच अलग हो सकती है, लेकिन महिलाएं जो मुद्दे फेस करती हैं वो अगर आप किसी भी डेमोग्राफी में जाके देखिए, मोटे मोटे आपको एक जैसे ही मुद्दे लगाए समझ में आते हैं। सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा की जो बात हुई, सभी ने उसके बारे में बात की। शायद ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाली सरकार को सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो खास तौर से महिला सुरक्षा का जो एक मुद्दा है उसको लगातार उस पर बात कर रही हैं। क्या इस पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस करती हैं, या फिर सही में इन मुद्दों का हल निकाला जा सकता है, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज सीरियसली काम करती हैं? इसी से शुरू करते हैं। और दीपक जी, सबसे पहले भाई साहब, कुर्सियां, ये आजकल पॉलिटिक्स में बड़ा होता है, कुर्सी की अदला बदली, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं जब यमुनानगर में घूमा, क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है, यहाँ पे एमएलए भी आपके ही हैं, जी। महिलाओं से बात की, क्योंकि कोशिश करी कि महिलाओं की थोड़ी बात सुनी जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो लगातार महिलाओं ने जिस पर बात करी, और खासतौर से यमुनानगर के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जो भावना है वो बिल्कुल नहीं है, असुरक्षा की भावना है। एग्जाम्पल गिनाए गए मुझे अभी 2 दिन पहले, पिछले 48 घंटे में 2 बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। महिलाओं को इस बात की बड़ी पीड़ा है कि सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है। 10 साल से आपकी सरकार है, यहां पर भी आपके एमएलए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, महिला सुरक्षा की यदि मैं बात करूं, आज से पूर्ववर्ती सरकारों ने महिला सुरक्षा के बारे में कोई काम नहीं किया। जब हम आए तो यहाँ पर महिला सुरक्षा के लिए 2 थाने हुआ करते थे, महिला थाने। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 33 थाने हैं। और यदि मैं बात करूं कि अपराध, ये जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये एक सामाजिक बुराई के तौर पे, जिस प्रकार से छोटी बच्चियों का रेप हुआ है, उसको सबको एक बहुत बड़ी निंदनीय ये घटना है और सबको इसकी निंदा करनी चाहिए और इसके ऊपर अन्यथा राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने उसमें तुरंत कार्रवाई की है और घटना होने के बाद तुरंत कार्रवाई करना, ये शासन और प्रशासन की जो सजगता है वो दिखाता है। जिस प्रकार से कार्रवाई की है, हमने दुर्गा शक्ति के माध्यम से महिलाओं की सेवा करने का काम किया है। चाहे वो हमारी 112 डायल हो, 112 डायल आज की तारीख के अंदर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस की सहायता की या किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो 5 से 7 मिनट में उसके पास पहुंचने का काम करती है। तो इस प्रकार की सुरक्षा की भावना जी, एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं सर, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा हम उस पर बात कर लें। एनसीआरबी का डेटा है, मेरा नहीं है, सरकार की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी का डेटा है। दिल्ली के बाद अगर सबसे ज़्यादा महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ क्राइम रेट कहीं बड़ा है तो वो हरियाणा है। तो क्या यहां बैठ के जो आप दावे कर रहे हैं वो खोखले नहीं दिखाई पड़ते एनसीआरबी के डेटा के सामने? देखिए, दावा खोखला इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में कभी इन मामलों को उठाया ही नहीं गया। जिस प्रकार से हमारी पुलिस आज सजगता के तौर पर उन सभी मामलों को संज्ञान में ले रही है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब हम एफआईआर दर्ज करेंगे और उसको जनता के सामने, कानून के सामने उसको पेश करेंगे, तो एनसीआरबी में डाटा जरूर पड़ेगा। पर वो डाटा में बढ़ोतरी होना तो किसी भी सरकार के लिए गर्व की बात तो नहीं हो सकती। गर्व की बात मतलब हम क्राइम रोकेंगे नहीं, लेकिन क्राइम हो जाएगा तो रिपोर्ट लिख देंगे, ये क्या कोई गर्व की बात हो सकती है? क्राइम होने के बाद उसके ऊपर की कार्रवाई में कितना समय लगता है, इस बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये सवाल ने लगातार इसलिए बीजेपी से थोड़ा ज्यादा पूछना इसलिए बनता है, आप हरियाणा से ही हैं, आपको पता होगा, आपकी कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे, काफी समय बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, संदीप सिंह। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। महीनों की मशक्कत के बाद, कोर्ट में जाने के बाद खट्टर साहब को लगा कि उनका इस्तीफा कराना चाहिए। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो आपको लगता है कि महिलाओं को आप ये यकीन दिला पाएंगे कि सुरक्षा उनके लिए सरकार सजग खड़ी है? संदीप सिंह जी का मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और वो एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उस पर मेरा या किसी का भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में जो फैसला होगा, जो कानून उनको सजा देगा, जिस प्रकार से वो साबित होगा, तो वो सबको मानना पड़ेगा। वो आपके लिए कांग्रेस पार्टी के पास क्या है ऐसा एक्शन प्लान कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में उन्हें मौका मिलता है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं, जमीनी सुरक्षा पर एक बदलाव करती दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अगर मैं महिलाओं को लेकर, एक क्राइम का डेटा है और दूसरा जो हरियाणा के अंदर एक बड़ी समस्या रही है, बॉयज टू वुमेन इशू, यानी कि लड़कियों से जो लड़कों का अनुपात है, उसकी बात करूं तो आपके 10 साल में भी डेटा कोई बहुत एनकरेजिंग तो था नहीं।
तो क्या सरकार करने वाली है अगर कांग्रेस की बनती है? कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? राजनीति अलग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि महिलाएं कहती हैं दोनों पार्टियां आती हैं, सब बात करते हैं, करते जमीन पर कुछ नहीं है। मेरा देखिए इस मामले में, जैसे मेरे भाई भाजपा के दीपक जी बैठे हैं, जो इन्होंने कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई होने से वो बच्ची वापस तो नहीं आ जाएगी ना। जो नशा बिक रहा है, 10 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? इनके सामने नशा बिक रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है सीधी सीधी। वो नशे का आदी है लड़का। दसोरा में जो पाल समाज की वो लड़की है जिसके साथ वो मान लो घिनौना हत्याकांड हुआ, उसको गन्ने के खेत में मरी हुई पाई गई, आदमी की आत्मा खोल जाती है देख के कि ये क्या हो रहा है। तो नशा सर अभी नया नया 10 साल में ही आया क्या? 10 साल से ही बढ़ोतरी हुई है इसमें। उससे पहले हरियाणा में नशा मुक्त था। पहले हरियाणा में गांव में 1 या 2 बंदा मिलता था जो नशा करता था। हाँ। आज मैं आपको 65 से 150 केस दिखा सकता हूं गांव के अंदर। सुरक्षा को लेकर अगर INLD की बात करें सर, आपका क्या प्लान है? एक बड़ा मुद्दा है, जनता चाहेगी जानना कि अगर आपको मौका मिलता है तो करेंगे क्या? पहली बात है कि मौका मिलता नहीं, मौका मिल रहा है सर। वो 8 तारीख को तय करेंगे। दैट विल बी डिसाइडेड ऑन 8th ऑफ अक्टूबर। 8 को करेंगे। सेकेंडली कि INLD ही एक ऐसी पार्टी है जो गवर्नेंस में बिलीव करती है। अगर आप इसका 1999 से लेकर 2004 के स्टैटिस्टिक देखो एंड यू विल फाइंड इट आउट, लॉट ऑफ चेंजेस वर देयर, लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर देयर। और तो अपने आप को सुरक्षित समझती है। आप बताइए, इन जनरल कोई भी शहर हो इन ए कंट्री एज सच, दे नीड 2 things, only 2 things. All are taxpayers, टैक्स देते हैं। इज नंबर 1 प्रॉपर सिविक कम्युनिटीज एंड नंबर 2 प्रोटेक्शन टू द वुमेन। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ों में ही हरियाणा में इतनी, एंड डोंट माइंड इट, आई एम सेइंग heaps of garbages can be seen anywhere. औरतों का हाल देखिए, दे आर नॉट सुरक्षित एनीवेयर एज सच, यू नो। और आप INLD की सरकार में गवर्नेंस देखना। INLD की जब सरकार थी, मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ, महिलाओं से पुरुष का जो रेशो था वो हरियाणा में सबसे कम था उस जमाने में। भ्रूण हत्या बहुत बड़ी हुई थी उस जमाने में। तो हम लोग, ये दिक्कत यही होती है जब दूसरे के ऊपर आराम से लगाना होता है तो कह देते हैं हमारा जमाना याद करो बहुत बढ़िया था। बीजेपी भी आजकल याद दिला रही है अपना छोड़कर कि कांग्रेस का जमाना याद करो बहुत खराब था। अगर आपको मौका मिलता है, आपको वैसे मौका मिला था, 4.5 साल तक मिला था, बीजेपी के साथ आप थे, 6 महीने पहले आपने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ा था कि दोबारा सवाल ना पूछा जाए कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो आपने क्या किया था? सर पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय भीम। देखिए, आज यदि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिलते, उसका कारण है हमारे जो कानून है, लाल फीताशाही है, उसमें टाइम पे कार्रवाई नहीं होती। जब हमारे दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम फास्ट कानून बनाएंगे, जल्दी से जल्दी जांच पूरी करा के उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। ये तो वो पिछले 4.5 साल में भी कर सकते थे ना। उसमें हमारी जो हिस्सेदारी थी 20% थी, 80% में बीजेपी थी, हमारी इतनी नहीं चलती थी। मतलब मलाई में सिर्फ 20% की हिस्सेदारी थी, उसको आप ठीक है, जब जिम्मेदारी की बात है तो हम सिर्फ 20% करते हैं। नहीं सर, ये गलत बोल रहे हो आप। ऐसे थोड़ी होता है सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। एक मिनट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की हरियाणा में। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टाइम याद कर लीजिए, इनको सिर्फ अपनी सरकार बनाने की पड़ी है, झूठे वादे करते हैं, बापू बेटे में ही तय नहीं हो पा रहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कांग्रेस आपको गवर्नेंस क्या देगी? एक मिनट जी। हाँ जी, देखिए, आपको पता है कि देश में किसी बापू बेटे का राज नहीं है, और ना ही एक खाली दूसरी पार्टी का कोई आदमी एक आरोप लगा देगा उससे वो साबित हो जाती है बात। खाली आरोप तो सारे लगाते हैं। आप उस पर कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में शुरू से एक सिस्टम है कि जो हमारे विधायक चुन करके आते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, उस पर हाईकमान मोहर लगाता है, वो CM बनता है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी से हो सकता है, इच्छा जाहिर करने के लिए सब फ्री हैं। सब इच्छा सबका रखने के लिए सबको संविधान राइट देता है। आपको लगता है कि शैलजा जी ने इच्छा ऐसी जाहिर की कि उन्हें गुस्सा इतना आया कि 11 दिन तक कैंपेन नहीं करा, उसका नुकसान होगा आपको? आराम से जी, आराम से। हाँ जी, देखिए, नुकसान होगा। जो भी प्रचार करना होता है नेताओं ने, चाहे हमारी आदरणीय पहले MP रही हैं, सेंटर में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं जी, वो हाईकमान से और पार्टी से कभी बाहर नहीं गई। जो ऊपर से स्टार प्रचारकों का जो रूट बनता है कि कब कौन कहाँ प्रचार करेगा, वही डिसाइड होता है पार्टी से। ऐसा तो बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। मैं विज साहब से मिलकर आया जी आज सुबह,
विज साहब भी कह रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ मैं हूं, मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका मिलना चाहिए। सैनी साहब 6 महीने के मुख्यमंत्री, 9.5 साल खट्टर साहब। मतलब खट्टर साहब पे आपको इतना यकीन नहीं था कि जनता के बीच में चले जाते, उनका चेहरा लेके आपको नया चेहरा लाना पड़ा 6 महीने पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन की पार्टी है और हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता निकलता है। इनकी तरह परिवारों से नहीं बनता। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता निकल के जाता है और वो किसी भी पद पर चला जाता है। कुछ सवाल ले लेते हैं, अब बताओ भाई साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करूंगा इतना बड़ा मंच यमुनानगर शहर को देने के लिए। धन्यवाद सर। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है, एक दिल्ली में पार्टी है जिसके बारे में हम सुनते हैं, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में ये बीजेपी वाले अक्सर उस पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। अभी ये केजरीवाल तो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो मेरा सवाल शर्मा जी से है, मैंने पहले भी इनसे सवाल पूछा है और आज उम्मीद करता हूँ बड़े जब सवाल ये है, केजरीवाल जी महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया देते हैं तो इनका मजाक उड़ाते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी पे देते हैं। मैनिफेस्टो की आपकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहेगी 2000, आप कहेंगे 2100। तो लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि कौन ज्यादा से ज्यादा, जिसको आपकी पार्टी कहती है, रेवड़ियां बांट दे। नहीं, हमने तो देने का काम किया है। हमने हिमाचल प्रदेश की तरह नहीं किया, हमने खटाखट 8500 रुपए नहीं किया कांग्रेस की तरह। हमने हिमाचल प्रदेश में इनका हाल देखो। आज हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के अंदर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। और ये सशक्तिकरण, एक मिनट भाई साहब, आपका सवाल। भाई साहब, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनके घर के अंदर, इनके मुख्यमंत्री के घर के अंदर महिला सांसद राज्यसभा की पिटाई हुई है। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये झाड़ू वाले लोग, वहां पर एमपी जो थी इनकी वहां पे पिटाई हुई है। ये सशक्तिकरण की बात करते हैं। सही बात है। आज हिमाचल के अंदर आपने जवाब दे दिया, लेकिन जिसको आप रेवड़ी बोलते हैं, बाकी जगह पर जब वो होती है तो आप उसको रेवड़ी बोलते हैं। नहीं, आप भाई साहब 1 मिनट, आप भी तो वही कर रहे हो ना। नहीं, रेवड़ी। 1 मिनट सर। कांग्रेस ने कहा 2000, आपने कहा 2100। कांग्रेस ने कहा 500, आपने कहा हम भी 500। अगर बीजेपी 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती थी तो 5 साल 10 साल को आपको सोचने में क्यों लग गए? तब दे देते आप। अंकित जी, हमने तो देने का काम किया है। 500 रुपए का सिलेंडर 10 साल में दिया क्या आपने? आज 500 रुपए का सिलेंडर 10, आप कैसे? सुनो सर, भाषण नहीं है और आराम से बात कीजिए, बड़े आराम से बात हो रही है। दूसरी बात, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए। आपने कहा 500 रुपए में अगर तीसरी बार सरकार बनी तो सिलेंडर देंगे। आपने यही बात कही। 10 साल में क्या आपको 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे पाए? अब देंगे। आज कांग्रेस आज हरियाणा वो प्रदेश है जो सबसे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करता है। 3000 रुपए का सिलेंडर भी बता रहा हूँ, 500 रुपए देने का काम कर रहे हैं। अभी दिया हमने। अभी दिया? बिल्कुल दिया हमने। 500 रुपए का सिलेंडर किसे मिला है जी? सबको मिल रहा है। किसे मिल रहा है? सबको मिल रहा है 500 रुपए का। 500 रुपए का सिलेंडर। 500 रुपए वोटर है भाई साहब, 500 वोटर का है। सिलेंडर मिलने का वोटर है ये। रुक जाइए, एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। हाँ जी, 1 मिनट। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल जब पहली बार यमुनानगर में आए थे, उनकी पहली घोषणा थी कलानौर का बाईपास बनेगा और फतेहपुर के पुल से लेके आजाद नगर तक पक्की सड़क बनेगी। पूछ लो कहाँ है? अभी पूछ लेता हूँ। हमारे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आपने भी, इनेलो ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। और सवाल कितना गंदा हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम है। एक हम री हमारी आ जाती है, हमारा सारा पेपर एक नंबर होता है, सारा हमारे क्लियर होते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम से नाराज हैं बहुत सारे। सर 1 मिनट। हाँ जी भाई साहब, आ रहा हूँ, मैं सबके पास आऊँगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ सर, ये मेरा सवाल कांग्रेस से है। एक YouTube पे लगातार वीडियो चल रहा है, 25 लाख रुपए का ये हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। आज हम 5 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके लिए 15,000 रुपये प्रीमियम देते हैं। इनकी 25 लाख के पीछे क्या प्लानिंग है कि इतने परिवार वालों को कैसे देंगे? 2 सवाल, बाईपास का सवाल है, लोकल सवाल है। वो पूछ रहे हैं, आपने घोषणा करी थी 2014 में, 10 साल हो गए, अब तक वो पूरे कर नहीं पाए। कलानौर का बाईपास तो बन चुका है। इतना बड़ा पंचकूला से लेकर हरिद्वार तक का हाईवे बना हुआ है, तो और कौन सा बाईपास चाहिए आपको? कलानौर का बाईपास, पंचकूला से हरिद्वार तक का हाईवे बना हुआ है। ठीक है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 25 लाख का जो संजीवनी के तौर पर, यानी कि राजस्थान में जो स्कीम लॉन्च हुई थी, उसे सरकार करेगी कैसे? प्लान क्या है? देखिए, जो भी हमारी मान लो विधानसभा बैठती है, कैबिनेट की मीटिंग में ये चीज़ें, वित्त मंत्रालय जो हमारा बनता है वो बैठ के ये चीज़ें डिसाइड करता है। बजट होता है पब्लिक के भले के लिए। मतलब आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं से तो मैंने नहीं ऐसे अनाउंस कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा जो अपना थिंक टैंक होता है वो बैठ के एनालाइज करता है। कांग्रेस कोई वादा झूठा नहीं करती, जो वादा करती है वो पूरा करती है। भाजपा ने 500 रुपए का सिलेंडर। एक मिनट सर, एक सेकंड सर,
भाजपा ने 500 का सिलेंडर राजस्थान में देने की घोषणा की थी, पूरा नहीं हुआ वो आज तक। पेंशन लगा दो। क्या लगा दे? पेंशन। पेंशन? हाँ जी। आपको मिल नहीं रहा बुढ़ापा पेंशन? आप यहीं से हो? इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप यमुनानगर से हो? हाँ। यहीं पे रहते हो? हाँ जी। कितने साल से? हमको, मेरे घर वालों को पूरा उम्र हो गई मैम, मेरे को 26-27। वोट भी आपका यही है? वोट है। वोट है आपका? हाँ। वृद्धा पेंशन की आप अभी बात कर रहे थे, ये एक मैंने तो लेके नहीं आया, यहीं के वोटर है, इंतजार कर रही है कि इनकी पेंशन लग जाए। तो अगर पेंशन देनी नहीं है तो आप 10,000 रुपए अनाउंस कर दो, फर्क क्या पड़ता है? आप पेंशन की बात कीजिए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 60 वर्ष की आयु पूरे होते ही 60 वर्ष की आयु पूरे होते ही ऑटोमेटिकली बिना दलालों के आधार पर पेंशन क्या उम्र है काम होता है, और सबसे ज्यादा 60 साल के ऊपर हो गई। सर पीछे मीटिंग हुई थी घनश्याम साहब की, ठीक है, ये मंगी करे आने के बाद। सवाल आपको सर मैं वार्ड नंबर 8 में रहता हूँ, ठीक है, मेरे मॉम डैड नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, ठीक है सर। वहाँ पे सीवरेज की लाइन नहीं है, निश्चल सिंह बैग के गेट से डॉक्टर गुप्ता के घर तक। सर वहाँ पे इन्होंने सीवरेज की लाइन भी डाली, पानी आता सर उसका। जल जमाव की समस्या सर जल जमाव की समस्या लगातार, ये तो 2 दिन बारिश हुई, हम भी देख कर आए, कुछ कॉलोनी में लोग हमें लेके गए। 10 साल आपकी सरकार रही, क्यों आप जल जमाव की समस्या का समाधान यहाँ नहीं कर पाए? शहर का सबसे बड़ा ड्रेनेज बनाने का काम किया, जो आपका यहाँ पे आज़ाद हमीदा से लेके जो प्लांट है वहाँ पे लगा हुआ है, और उस पर ड्रेनेज हमने शहर का बनाने का काम किया। आज यदि शहर के अंदर बारिश होती है तो कुछ समय के लिए पानी रुकता है और वो निकल जाता है। हाँ। पुराने टाइम में तो 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं निकलता था, हमने तो उसको बहुत बेहतर करने का काम किया। किसानों को लेकर, क्योंकि लगातार हम जिस इलाके में वहाँ पर किसानों की बात होती है, बड़ी शुगर मिल भी यहाँ पर है, कितना बड़ा मुद्दा है किसानों का, और क्या जितना बीजेपी को नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ, आपको लगता है कि उससे अब थोड़ा गुस्सा कम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी उनका विश्वास थोड़ा जीत पाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ लोकसभा में। ये जो सारे 5 सीट ऐसी हार गए, ये जो सारे लोग इकट्ठे मिलकर लड़ रहे थे, आज ये सारे लोग एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आप देख लीजिए, यदि आप जगाधरी में देख लो, यमुनानगर में सारे इकट्ठे लड़ रहे थे, आज सारे अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है, हुड्डा जी आके कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें जितवा दो, हम चंबू बॉर्डर खोल देंगे। तो क्यों ना मान लिया जाए कि वो सारे आपके लोग हैं, आपने बैठा रखे हैं, इतनी आसानी से खोल दोगे तो? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे लोग वहाँ कैसे बैठ जाएंगे? वो पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में नहीं बैठे वो। हाँ। वो पंजाब में बैठे हैं। 1 मिनट तो आम आदमी, दूसरी बात, 1 मिनट, आम आदमी पार्टी तो आपके साथ अब है नहीं, तो कैसे खुलवा दोगे आप? प्लान क्या है? क्या दिक्कत है अगर पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता है? इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये तो बताओ, दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को अपने नागरिकों से दिक्कत है क्या? इनसे डर लगता है क्या? एक तरफ तो ये इनको वोट चाहिए, अब तक तो ये राजनीति करते रहे, 84 में ये हो गया और वो हो गया, अब ये आतंकवादी कहते हैं, अब इनको शर्म नहीं आती? मेरा भाजपा के प्रवक्ता से सवाल है, ये कहते थे कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी कि दक्षिण हरियाणा की सरकार है, अब सरकार इनकी उत्तर हरियाणा की सरकार थी, इन्होंने, आप रोड पे निकल के देखो, वहाँ आप आधी किलो धूल खेलोगे, इतना बुरा हाल है रोडों का। और यहाँ से जठलाना से गुमथड़ा तक इतना रोड हाल खराब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ से आ जाए तो उसको वहीं बीच में डिलीवरी हो जाए। सड़कों को लेकर एक सवाल है। हाँ जी, बताओ सर। नमस्कार, मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं यही मॉडल टाउन का हूँ। मैं चारों बंदों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है पार्किंग की। तो ये पार्किंग के लिए क्या इनका प्लान है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए क्या? इनसे सीटी की भर्ती पूरी नहीं हुई, 3 साल से हमें रोजगार दिया नहीं, 500 का सिलेंडर। क्या नाम है आपका? उदय। क्या करते हो? पढ़ते हैं। नौकरी की समस्या के ऊपर बात है। समस्या, और 500 सिलेंडर लेने मजबूर होएगा ना बंदा, रोजगार मिलेगा नहीं जब उसको। राशन पे और रोजगार पे उस सिलेंडर पे रहना पड़ेगा। हाँ जी, सर, एक सरकारी लेक्चरार जो है अपना सरकारी कॉलेज में टेम्परेरी लेक्चरार 45,000 रुपये सैलरी लेता है, और लेकिन एडॉक जो दूसरे इनके साथ कॉलेज होते हैं जैसे DAV है या खालसा कॉलेज है, GNG है, यहाँ पर जब कच्चा का लगता है लेक्चरार तो उसको 8 या 10 या 12,000 रुपये तक खाने। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की एक बड़ी समस्या है। उन भाई साहब ने सड़कों की समस्या, आ रहा हूँ, इसके बाद आपकी तरफ आऊँगा, इसके बाद आपकी तरफ जवाब ले लेना वरना इकट्ठे हो जाएंगे। समय देना अंकित जी, समय सड़कों की समस्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की समस्या है। वो बच्चा बता रहा है, और मैं ऐसे हरियाणा में जगह जगह घूम के कई लोगों से मिला, CT का पेपर दिए 4 साल हो गए, भर्ती का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, भाई साहब ने हमारे सड़कों की बात करी,
आज हमारे जिले के अंदर 4-4 4 लेन बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं। आपका बिलासपुर रोड, छछरौली रोड, रादौर रोड, कभी एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब जिला यमुनानगर शुरू होता था तो संकरी रोड हुआ करती थी। आज जिला के अंदर 4-4 4 लेन बने हैं, सारी सड़कें बनने का काम हुआ है। जो भाई साहब ने एक सड़क बताई है उसका भी हम संज्ञान लेके उसका भी जरूर कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया में होगा। ठीक है। दूसरी बात, भाई ने मेरे बात की है कि दूसरा सवाल उनका था रोजगार के ऊपर। देखिए, बिना पर्ची और खर्ची के एक समय हरियाणा पूरा बदनाम था कि विज्ञापन के साथ भर्तियों के रेट निकला करते थे। आज हमने 1.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया बिना पर्ची और खर्ची के। दूसरी बात, भाई साहब ने बात करी है कॉन्ट्रेक्चुअल वाली। यहाँ हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी थी ठेकेदारी प्रथा की। बच्चों को 12-12, 14-14 हज़ार बोल के ठेकेदार नौकरी पे रखते थे और 6-6, 7-7 हज़ार देते थे। आज हमने HKRN के माध्यम से उनको पक्का करने का काम किया है और सभी बच्चों को जितनी उनकी तनख्वाह उनके खाते में देने का काम किया है। ये ठेकेदारी प्रथा हमने बंद की है। हरियाणा में जो ये बीच में दलाल हुआ करते थे उनको हरियाणा में एक मिनट सर, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और यहीं का एग्जाम्पल देता हूँ, उससे शायद थोड़ा समझ में आएगा कि बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है वो 35% है। देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार जो युवा हैं वो हरियाणा के अंदर उस 5 टॉप राज्यों में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर लगातार मैं लोगों से बात कर रहा था, अस्पताल, भाई साहब रुक जाओ, अस्पताल है यहाँ पर, सिविल हॉस्पिटल, 52 डॉक्टरों की वहां पर स्ट्रेंथ का सैंक्शन है, 30 डॉक्टर वहां पर काम कर रहे हैं, 22 पद खाली हैं। आप पदों को भर नहीं पा रहे, लोगों को एजुकेशन, आप लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हो हमने जॉब्स की अपने पूरी बाढ़ लगा दी है। एक समय के अंदर ये हॉस्पिटल ऐसा हुआ करता था कि डॉक्टर्स को शौचालय में बैठ के 10 साल आपके हैं सर। सुनिए साहब, आप दिक्कत ये है ना कि एक समय नेहरू जी के समय में तो हॉस्पिटल नहीं था, अब तो हो गया। अपनी बात करो। 105 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाया, 1100 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई भी होगी MBBS की, 500 बेड का हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो दीवारों का लोग क्या करें अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो? दीवार क्यों नहीं है? 30 डॉक्टर आप बता रहे हैं ना वहाँ पे हैं, 22 डॉक्टरों की कमी है। हाँ, तो जो भी पद है वो भरे जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं, MBBS के बच्चे हम पढ़ाई। कांग्रेस पार्टी जहां पर भी मैं जाता हूं, जो वो बात कह रहे हैं, खर्ची पर्ची पीछा नहीं छोड़ रही भाई साहब। जिससे भी बात करो वो कहता है खर्ची पर्ची तो थी जी कांग्रेस के टाइम में। अब 2 लाख आप रोजगार की बात कर रहे हो। आपके एक MLA का वीडियो वायरल है, कहने 2000 वोट पे 1 नौकरी, तो अभी भी वोट के बदले में नौकरी दोगे आप? इस बारे में मेरा यही कहना है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि बीजेपी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे पूछ लो, SS बोर्ड का जो सेक्रेटरी है ऑफिसर, वो किसके नाम का सूटकेस लेके बैठा था टेबल के नीचे? बताओ मेरे को। सर जी, ये पोश इलाका है मॉडल टाउन का, साथ ही घनश्याम रहते हैं, साथ ही गली में, और रोज पार्क सैर करते हैं, रोज डेली पार्क सैर करते हैं। अब पार्क के अंदर जो लाइटें आज भी नहीं जल रही, फौरे 10 साल से खराब पड़े हैं, उसको क्यों ठीक नहीं कराए? एक मिनट, मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, भाई 1 मिनट सुन लो, वो सुन रहे हैं आप, सुनो। भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, ज्यादातर मेडल हरियाणा और पंजाब वाले बच्चे लेके आते हैं, 60 करोड़ हरियाणा का और 426 करोड़ गुजरात को क्यों स्पोर्ट्स बजट दिया गया? मैं इस तरह के मतलब मैं इसमें बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन भाई साहब बात तो सही है। हर ओलंपिक में अगर देश का परचम बच्चे लहराते हैं हरियाणा के, तो उनका बनता नहीं है कि उन्हें ज्यादा मिले। ये तो हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी इतने बजट में इतना मेडल लेके आ रहे हैं। इसमें तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? जितने बिल्कुल बजनी चाहिए, बिल्कुल बजनी चाहिए। सुनिए एक मिनट, हरियाणा के लिए गर्व की बात है बिल्कुल है कि इतने कम बजट में खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं। बिल्कुल। बीजेपी के लिए शर्म की बात है, जहां से सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं वहां पे आप बजट नहीं दे रहे। तो आप क्या कहना चाहते हो? उनका बंद कर दें? मैं तो पूछ रहा हूं। नहीं, आप कहना चाहते हो बंद कर दें उनको? मैं तो कह रहा हूं पैसा ना दें उनको, ज्यादा दो, बिल्कुल देंगे। जहां से मेडल आ रहे हैं क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल, हमने भाई ने आंकड़े बता दिए। खिलाड़ियों का बजट भी बढ़ाया है, उनको पुरस्कार राशि भी ज्यादा देने का काम किया है और गवर्नमेंट जॉब देने का काम किया। कांग्रेस के टाइम में तो हमारे जो पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनके फादर खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया, उनको नौकरी भी नहीं दी। किसी भी प्रदेश का खेल का बजट, कृषि का बजट उसके बजट पे आधारित होता है। हरियाणा का एक बजट है, उसमें जितना खेल बजट दिया गया, केंद्रीय सरकार का बजट है, ये हरियाणा का नहीं। नहीं, केंद्रीय सरकार का आवंटन है। हरियाणा का अलग से भी खेल का बजट है। हरियाणा तो पुरस्कार दे रहे हैं तो मैं बच्चों को। आपसे यही पूछ रहा हूँ, हरियाणा के साथ
अगर यहाँ पर इतने खिलाड़ी आते हैं तो बजट क्यों नहीं? गुजरात को ज्यादा बजट क्यों? ज्यादा बजट है? किसने कहा आपको गुजरात का ज्यादा बजट है? अगर वहाँ कहाँ गया वो? कितना बजट है हरियाणा का? एक मिनट, हरियाणा का बजट, हरियाणा का 66, पंजाब का 78 और गुजरात जो एक मेडल नहीं लेके आया बदकिस्मती से 426 करोड़। एक नहीं, आप गुजरात की जनसंख्या डेंसिटी का आपने उसका तुलना की है? गुजरात की जनसंख्या और हरियाणा की जनसंख्या तुलना की है आपने? अच्छा, तो स्पोर्ट्स में है क्या आपने? स्पोर्ट्स का बजट डेंसिटी के हिसाब से होता है, बिल्कुल होना चाहिए। भाई साहब, हाँ भाई साहब, आप बात करो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो। जिस विषय में नहीं पता बोल दो, मुझे नहीं पता। मैं क्यों नहीं बोलूं? डेंसिटी के हिसाब से स्पोर्ट्स का बजट नहीं होता, पॉपुलेशन के हिसाब से, खिलाड़ियों के हिसाब से होता है। किसने कहा? मैं आपको कह रहा हूँ, रूल पढ़ो जाके। बात बताइए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रूल पढ़ो। मुझे एक बात बताइए। छोड़ो सर, मेरा बीजेपी नेताजी से सवाल है, जो मुद्रा अकाउंट 2 मिनट है, जो मोदी जी ने मुद्रा अकाउंट की इस साल 10 लाख से 20 लाख की लिमिट की है, ठीक है, आप मुझे सरकारी बैंक से 50,000 रुपए लेके दिखा दो। मेरा खुद मुद्रा लोन है, मतलब कि सरकारी बैंकों ने, मतलब ये PNB मॉडल में, अगर मेरे से ज़्यादा GST इस पंजाब नेशनल बैंक जो मॉडल टाउन में मेरे से ज़्यादा मुद्रा लोन में दिक्कत है, नहीं मिल रहा लोगों को। मतलब लोग अगर घिस जाएंगे, मिलेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी। मेरा आपसे कहना है, मोदी सरकार में पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है, जो देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज आप पैसेंजर ट्रेन खत्म हो रही है। हाँ जी, बताओ। सर मेरा एक मिनट देखिए, मेरा सवाल ना बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आज से 15-20 साल पहले बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस होती थी अटल जी के ज़माने में। मैं साहब से पूछना चाहता हूं दीपक जी से, आज की डेट में बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, वो पार्टी विद डिफरेंस क्या इन्होंने टैग मजबूरी में बदला? भाई साहब 2-3 सवाल हैं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस होती थी, अब भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने जो टिकट दिए उसमें से 100 से ज़्यादा टिकट ऐसे लोगों को दिए थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे। तो जब तक आप बीजेपी के बाहर हो तब तक आप पर निशाना है, बीजेपी में आ जाओगे तो सब ठीक। अंकित जी, पहले लड़ाई होती थी तलवारों की, हाँ, अब लड़ाई होती है विचारों की। अगर आप भी हमारी पार्टी में हमारे विचार के साथ आ रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? कोई भी जो हमारे विचार को मानने वाला लोग है, हमारे बात को मानने वाला लोग है, जिस विचारधारा के साथ हमने पार्टी बनाई है, अगर उसको आता है तो उसमें स्वागत है, उसका क्या समस्या? उसमें दिक्कत? एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो सवाल पूछ रहे महबूबा मुफ्ती के विचार आपसे मिलते थे, आज आप कहते कर रहे हो कि पाकिस्तान की बात करती हैं। महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा कॉमन एक पॉइंट था, जब नहीं बनी बात तो हमने उनको छोड़ दिया। 3.5 साल बाद छोड़ दिया हमने। तो धारा 370 पे हमारी बात नहीं बनी, हमने छोड़ दिया और उसको हटाया भी है धारा 370 को। और मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और महाराष्ट्र, भाई साहब आपने सवाल पूछ लिया, दोबारा उसको वो बंद करें। दिक्कत ये है, लोग इसलिए ये बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और कृषि घोटाला 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं, 24 घंटे बाद अजीत पवार बीजेपी में होते हैं। जिसको वो कह रहे थे जेल में डाल देंगे, वो बीजेपी में चले जाते हैं। नहीं, अगर एक मिनट, अगर अभी भी अजीत पवार जी के ऊपर कार्रवाई चल रही है और वो दोषी निकलेंगे तो अब भी जेल में जाएंगे। तो जब तक कौन मना कर रहा है उनको? तब तक उनके साथ कार्रवाई में अगर आना हो तो साथ आना ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो जरूर जाएंगे। आपसे ये सवाल क्योंकि एक मिनट, जो वॉशिंग मशीन का कांग्रेस भी बार बार बोलती है, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, IT का इस्तेमाल कर रहे हैं, CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं। विचारों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, MP, MLA इतने कमजोर हैं कि थोड़ा सा प्रेशर और सारे वहां खड़े दिखाई पड़ते हैं। एक के बाद एक सरकारें आपकी छूट जाती हैं। यानी कि विचारधारा का गेम नहीं है, व्यक्तिगत गेम है, जहां सत्ता मिले वहां चले जाओ। देखिए, इस बारे में जो भी आप कह रहे हो, ये इसमें मान लो एक नैतिकता, पूछ आराम से, हाँ, इसमें काम पार्टी की विचारधारा का कम, नैतिकता का ज़्यादा है। और जनता को भी चाहिए जो आदमी बार बार पार्टी बदले उसको सबक सिखाएं। इस बार हरियाणा में कितने लोगों को आपने टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी से, बीजेपी से आए हैं? जनता को नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, अपने साथ कुछ भी करो। मैं कहता हूं जी, जनता ही फाइनल अथॉरिटी है, लास्ट में जनता ने ही वोट देनी होती है। जब जनता वोट देती है तो देखो लोग हवा के साथ इधर उधर जाते हैं। प्रॉपर्टी ID को लेकर वो भाई साहब सवाल पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी ID को लेकर आप जिस भी ज़िले में जाइए वहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं।
आपको लगता है ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर बन गया है इस चुनाव में? प्रॉपर्टी आईडी की जितनी भी त्रुटियां थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके उनको ठीक करने का काम किया है। लोगों से एफिडेविट भी हमने लिए हैं, उसमें त्रुटियां थी और उसको सरकार ठीक कर रही है। और आगे हमने कहा है कि उसको जितनी भी त्रुटियां होंगी उसको खत्म करने का हम काम अगर मौका मिलेगा तो खत्म। हाँ, आपका हो गया, आपका हो गया। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनपीएस का मुद्दा है मेरा सर, हमें एक भी एनपीएस नहीं मिलता। इनको जितने बार ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नहीं यूपीएस, हाँ, इनको जितने भी इलेक्शन जीतते हैं उतने ही इनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, हमें एक भी नहीं मिलती। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बार बार बात उठ रही है, सरकारी कर्मचारी भी बात उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, बीजेपी एक नए रूप में लेकर आई है, यानी कि आधा यू टर्न आपने करा है, पूरा अभी करा नहीं है। लेकिन मैं आपसे, जिसको अब यूपीएस बोल रहे हैं, सवाल तो लाजमी है सर, नेताओं की पेंशन में कोई बदलाव नहीं और जनता की पेंशन में सारे बदलाव। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और संसद हमारी वहां बैठती है। संसद जितने भी निर्णय लेती है वो सारे सांसद मिलकर लेते हैं। कुछ होती है या नहीं होती? सभी पार्टियां नहीं, नैतिकता की बात आप मुझसे क्या कर रहे हैं? जितनी भी सारी पार्टियां संसद के अंदर जाती हैं, कांग्रेस भी रही है उसमें, हमारी सरकार भी है, जो एक प्रक्रिया पुराने तरीके से चली आ रही है वो चल रही है उसमें। और सांसदों क्यों आपको, एक मिनट सर, आप न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे, क्यों आपको जरूरत पड़ी उसमें अमेंडमेंट करने की? यानी कि कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, जितना भी देखिए, एक बात सुनिए मेरी, कांग्रेस ने जब ओपीएस का, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अंदर, बोलो सर अपना बताओ ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जरूरत थी उसमें और देश के प्रधानमंत्री ने उसको लागू करने की बात की और लागू भी की है। तो जितनी भी पेंशन की स्कीम थी, लोगों की डिमांड बात करते हो, वो बात जो वो कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ओपीएस का वादा किया था, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे हैं। सरकार खड़े होकर कह रही है कि हमारे पास पैसे तनख्वाह देने के नहीं है। सर आप एक बात देखो, देश का दुर्भाग्य है कि अगर जनता किसी और सरकार को चुनना चाहती है अत्याचारों से दुखी होके, केंद्र सरकार उसका बजट रोक के बैठ जाती है, उसके जीएसटी का शेयर रोक के बैठ जाती है। शर्म आनी चाहिए भाजपा को इस बात पे। ये इस बात को तो बताते हैं, अभी तनख्वाह नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? पैसा रोक के बैठता है केंद्र सरकार, क्यों बैठती है? उसका जवाब तो देना, क्यों पैसा रोकता है? यहाँ पर फाइनेंशियल, आपको पता है कि स्थिति क्या है? फाइनेंशियल स्थिति देखो, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही बता पाते हैं, ऐसे मैं नहीं बता। मैं आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस सरकार छोड़ी थी उस समय से लेकर जब बीजेपी के पास सरकार है, हरियाणा के ऊपर जो बर्डन है, यानी कि हरियाणा के ऊपर जो बोझ है, कर्जा जो है, वो 40% बढ़ा है। बीजेपी से सवाल बाद में लूंगा। अगर आपको सत्ता मिल भी गई तो इतने इस तरीके के हालातों में कैसे आप कर पाओगे जो अपनी घोषणाएं कर रहे हो? सर देखिए, जनता का पैसा होता है, टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, जनता मालिक है सारी चीज़ की, मैनेजमेंट करनी होती है। इनकी मैनेजमेंट खराब रही है, हम ठीक करेंगे उसको। 10 साल में ये 10 साल में 40% आपने हरियाणा की जनता पे कर्जा बढ़ा दिया। ये तो बता नहीं पाएंगे कि 6000 का वादा करते हैं और एक तरफ बताते हैं कि हरियाणा पे इतना कंगाल है और दूसरी तरफ कहते हैं 6000 का वादा। इनको पता ही नहीं है कि करना कैसे है। ये सिर्फ घोषणा पार्टी है। हरियाणा में, हिमाचल में इन्होंने बुरा हाल कर दिया। छोड़ो ना सर, हरियाणा में आपने इतना अच्छा काम किया। ऐसे ही नहीं, हरियाणा में आपने इतना अच्छा काम किया कि जनता के ऊपर जो कर्ज है वो 40% बढ़ गया। ऐसे ही नहीं हम डबल इंजन की सरकार बोलते। केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है ना। केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, हरियाणा की सरकार काम कर रही है। बड़ा रोड पे गांव कैल में कचरा प्लाट है, इतनी गंदगी पूरी डिस्ट्रिक्ट का कबाड़ा वहाँ पे जाता है, उसे आज तक नहीं चलाया बीजेपी वालों ने। मैं एक वीडियो के साथ हूँ प्रॉपर्टी आईडी को लेके। मेरा घर 350 गज में है और याशी कंपनी आई थी। उस याशी कंपनी ने मेरे घर की प्रॉपर्टी की जो कागज बनाए, जल्दी 38 गज कैसे हो गई? ठीक है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर सवाल। आगे आओ, थोड़ा आगे आओ भाई साहब। एक मिनट, आप लोग ने सारी यहाँ पे जगह रोक दी है मेरे लिए। एक मिनट, एक सवाल है जी। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है ना, जो बच्चों की फीसें इतनी बढ़ा रही है, दाखिले उनके लिए बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना बड़ा मुश्किल हुआ। जनता के सवाल आप लोगों ने सुने, इस पर आप अपने माध्यम से जवाब कुछ भी दे सकते हैं। अंत में इन्हीं को चुनना है। मैं सर हो गया नहीं, अब नहीं हो सकता। मैं अंत में हमेशा यही करता हूं, मैं सभी को मौका देता हूं 30 सेकंड का अनइंटरप्टेड आपकी बात कहने के लिए। जनता आपको इस बार क्यों चुने, आपका आखिरी मौका जनता तक पहुंचने के लिए। आप उनसे अपनी बात रखिए और उसके बाद जनता पे छोड़ देते हैं वो क्या निर्णय लेती है। आपसे शुरू करते हैं, क्यों इस बार यमुनानगर में जेजेपी अलायंस को मौका मिले? 30 सेकंड शुरू कीजिए। सर, जो रोजगार की समस्या है वो जननायक जनता पार्टी के
जो सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी मिलकर दूर करेंगे। पीछे जो कानून लेके आए थे 75% का, कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को 75% का रोजगार दिलाएंगे। दूसरा जो वो लंबित है कानून कोर्ट में, उसकी पैरवी कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। हाँ जी। खरखोदा के अंदर मारुति प्लांट लगाया है जिसमें 12,000 नौकरी, जिसमें से 9,000 नौकरी हरियाणा के रोजगार आपका बच्चों को मिलेगा। थैंक यू। क्यों बीजेपी को एक बार और मौका दिया जाए हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में युवा, गरीब, किसान, महिला, युवा, गरीब, किसान, महिला के लिए काम किया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर काम किया। हरियाणा को उस अवस्था से उबारा है जहां पर पर्ची खर्ची की बात होती थी। यमुनानगर जिला इतना पिछड़ा हुआ था, सड़कें बेहाल थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का यहाँ कोई हाल नहीं था। हमने 10 वर्षों में इस हरियाणा को बनाया है और संवारेंगे भी हम ही। ठीक है, क्यों कांग्रेस को मौका दिया जाए? पिछली बार नहीं दिया था, इस बार कांग्रेस को मौका क्यों मिले? देखिए, पिछले 10 वर्ष से आप सबने देखा कि 65 HCS लगते हैं, उसमें से 62 गुजरात के लगते हैं। कौन सी स्पेशल पढ़ाई कर रखी है उन्होंने? अब उसके बाद हम इस सिस्टम में एक तो सुधार करेंगे। सबसे पहले जो रोजगार में ये घपलेबाजी चल रही है इसको बंद करेंगे, कि एक स्टेट का कोई बाहर का आके यहाँ नौकरी करेगा। क्यों करेगा भाई? हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हरियाणा वाले बाहर नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे। हाँ। पर ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा, आप उन्हें नहीं बुलाओगे वो। अब इसके बाद हमारे अंकित जी शोर नहीं शोर नहीं भाई साहब, रोक रहे हो। हरियाणा के बच्चे नोएडा, हैदराबाद होगी सर, उनको बात करने दो। 10 सेकंड जल्दी। इसके बाद जो कच्ची छत है, भाई साहब शोर नहीं मचाओ। जो गरीब आदमी की कच्ची छत आज भी इस बरसात में पिछले कई साल से कुछ नहीं मिला, 3.5 लाख रुपया उस कच्ची छत के लिए 4 करोड़। चलो उसके बाद बीच में नहीं, वो नहीं बोले थे। उसके बाद 100 गज के जो प्लाट की स्कीम बंद कर रखी है इन्होंने, उसको दोबारा से शुरू कर। ठीक है सर, 30 सेकंड आपके। 30 सेकंड आपके। आपका धन्यवाद कि एटलीस्ट आपने देख तो लिया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो भाई साहब ये तो मैं कोशिश कर रहा हूं। आप ये सोचो, आप दोनों पार्टी की हालत ये होगी, जनता सवाल भी सिर्फ कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है। कोई बात नहीं, पर आप एक मिनट जो इनोलो बसपा सेकंड आपके सर। इनोलो बसपा का कैंडिडेट, यार एक मिनट, इनोलो बसपा का कैंडिडेट है, वो एक बढ़िया कैंडिडेट है, यंग कैंडिडेट है, डिसेंट कैंडिडेट है, और मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया बता रही है आपको कि क्या हो रहा है। जो लोग आज कितने गुस्से में हैं, आप गली गली जाइएगा, आप बहुत बड़े टीवी चैनल के देखते हो, मैं भी पत्रकार हूँ, वो पुराने आदमी हो आप। आज जमुनानगर में दिलबाग सिंह जी की बात कर रहे हो? हाँ, INLD आपको पता होना चाहिए। दिलबाग सिंह जी, INLD इसीलिए आपसे कह रहा हूं। INLD BSP कैंडिडेट, पहले बोला था भाई अगर पार्टी से है तो एक मिनट INLD BSP कैंडिडेट यमुनानगर से तो जीत ही रहा है। आपको 8 तारीख को 10 बजे तक खबर मिलेगी कि यमुना हरियाणा में क्या वो जनता पे छोड़ देते हैं। पर मैं दिलबाग सिंह जी के बारे में यही कहना चाह रहा था कि आप कह रहे हो कि बहुत साफ छवि के हैं, युवा हैं, ईडी का केस उन्हीं के ऊपर है ना सर? ईडी का केस, एक मिनट देखो, ये सरकार का प्रेरोगेटिव्स हैं, सरकार परेशान भी कर सकती है। और वही केस, आई विल टेक अ सेकंड टू फिनिश इट, वही केस हाई कोर्ट ने किस तरीके से उसको क्लीन चिट दी है, इसके बारे में क्या कर सकते हो? ठीक है, आपकी बात इसी पर खत्म करते हैं। आपने लोगों के सवाल सुने, सबके बहुत सवाल हैं, सब सवाल लिए नहीं जा सकते, लेकिन मोटा मोटा यमुनानगर के मुद्दों की हमने बात की, कोशिश की कि यहाँ के लोगों के राष्ट्रीय मुद्दे और उसके साथ साथ लोकल मुद्दों को भी उठा सकें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।